हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद तौहीद। आज आप लोगों के सामने क्लास 9th का पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जो सेल है वो होता क्या है। शुरुआत से इसको देखते हैं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, सेल को किसने डिस्कवर किया, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसको चीज़ों को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि सेल होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल कहते किसको है। कहता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरे लैंग्वेज में इसे क्या यूज करते हैं, कई जगह पर यह भी यूज किया जाता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन में दो लैंग्वेज यूज की जा रही है, दो वर्ड यूज किया जा रहा है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। कितने वर्ड? दो वर्ड है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मतलब सेल काम करने के बेसिस पर यानी फंक्शनल वाइज और स्ट्रक्चरल वाइज, देखने के तौर पर, बनावट के तौर पर और देखने के आधार पर, दोनों के बेसिस पर सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटी यूनिट है, सबसे बेसिक इकाई है। क्लियर है फंडा? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीजों के लिए कि इन 1665 में, पहले ऊपर में हेडिंग डालिएगा सेल हिस्ट्री। लिखिएगा इन 1665 साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नेम क्या था? रॉबर्ट हुक डिस्कवर फर्स्ट टाइम सेल। 1665 में कौन से साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। इंपॉर्टेंट है, अक्सर जगह ये सवाल पूछा जाता है। मतलब ये जो सवाल है ये यूं समझ लीजिए कि आपका बेसिक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन सही है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस सवाल को पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो आप कह लीजिए कि एसएससी के लेवल तक के सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि हु डिस्कवर द सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। डेट क्या था भाई? डेट था 1665। कहां डिस्कवर किया? इनसाइड द कॉर्क सेल। कॉर्क सेल के अंदर इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया। क्लियर है फंडा? चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज यहां पर नोट करके लिखिएगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें कि जो रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, वो सेल कैसा था? वो सेल जो था बेटा जी वो था डेड। वो सेल कैसा था? डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द वर्ड सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड यूज किया जाता है। जो सेल वर्ड को लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो द वर्ड सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच वर्ड? लैटिन से लिया गया इसे। कौन से वर्ड से? सेलुला। कैसे वर्ड से लिया गया? याद रखिएगा, द वर्ड सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स अ हॉलो रूम और अ लिटिल स्पेस। क्या मतलब होता है इसका? कहता है विच मीन्स which means a little room
अ लिटिल रूम कह सकते हैं, और अ शॉर्ट कंपार्टमेंट्स, शॉर्ट कंपार्टमेंट्स। क्लियर है फंडा? रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहली बार सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क सेल को देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? सेल दिखाई दिया। किस तरीके का? इस चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। जब वो अंडर माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, अब माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके सेल को, तो उन्हें शॉर्ट कंपार्टमेंट्स लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक उन्हें क्या दिखाई दिया? कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, लाइक दैट। कह सकते हैं इस कहीं कहीं पर यूज किया जाता है द वर्ड सेलुला दैट मीन अ हॉलो रूम और अ लिटिल स्पेस और अ हनीकम लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी? उस छत्ते की तरह देखने में जैसा वो दिखता है, उसी तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो एक्चुअली में लैटिन में एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है बेटा? सेलुला। इस सेलुला का मतलब क्या होता है? सेलुला का मतलब होता है अ हॉलो रूम, छोटा कमरा कह सकते हैं उसे, खाली रूम की तरह। लिटिल स्पेस कह सकते हैं, शॉर्ट कंपार्टमेंट कह सकते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो कुछ उन्हें इस तरीके का क्या हुआ? स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो लैटिन में, जैसे इंडिया में कहीं पे कोई खाली जगह हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं? प्लेग्राउंड, मैदान यूज कर देते हैं। वैसे ही एक लैटिन में लैंग्वेज है सेलुला। इस सेलुला का मतलब क्या होता है? अ हॉलो रूम और अ लिटिल स्पेस और कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं। तो इस सेलुला से इन्होंने उसका नाम क्या रखा? सेल रखा। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है बातें? क्या चीज है? द वर्ड सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। सवाल सीधा पूछा जाता है, द वर्ड सेलुला विच मीन्स, सेलुला वर्ड का मतलब क्या होता है? विच मीन्स, कई बुक में हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस यूज है तो याद रखिएगा। विच मीन्स अ हॉलो रूम और अ लिटिल स्पेस, विच मीन्स अ शॉर्ट कंपार्टमेंट्स। और क्या यूज कर सकते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी कई कई पे जगहों पर दे रखा है, कई कई जगहों पर दे रखा है हनीकम लाइक स्ट्रक्चर। तो सभी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो उस सेलुला से इसका नाम क्या रखा उन्होंने? सेल रखा। क्लियर है फंडा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही रोट अ बुक, क्या चीज है? रॉबर्ट हुक ही wrote a book about his work, the book name is Micrographia। याद रखिएगा बुक का नाम क्या था? Micrographia। the book name was Micrographia। इस बुक में इन्होंने जो भी चीजें सेल के बारे में स्टडी किया, डिस्कवर किया, देखा, उन्होंने एब्जॉर्व किया, उस सारे को एक बुक के फॉर्म में बदला और उसे क्या कर दिया? पब्लिश किया। जिस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। ये बुक पब्लिश कहाँ हुई थी? पब्लिश्ड इन लंदन। याद रखिएगा, अहम है सवाल ये कि जो माइक्रोग्राफिया बुक थी वो कहाँ पब्लिश हुई? तो द बुक माइक्रोग्राफिया इज पब्लिश्ड इन लंदन, विच इज रिटन बाय, किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने लिखा था। क्लियर है फंडा? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें अब इसमें के बारे में तो क्या कहता है? रॉबर्ट हुक इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहते हैं इन्हें? हम नोट करके लिखेगा बेटा जी। यहां पर क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को एक और नाम से जानते हैं, रॉबर्ट हुक also known as father of साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी किसे कहते हैं भाई? कहता है स्टडी अबाउट द सेल, स्टडी अबाउट द सेल
is called as cytology. क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रही है बातें? क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब हर तरीके का, जैसे हर चीजों की पढ़ाई अलग अलग होती है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी अबाउट द क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए कि ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी। हार्ट के बारे में स्टडी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो वैसे ही स्टडी अबाउट द सेल, सेल के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने। तो जो डिस्कवर करे उसे क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहेंगे हम? रॉबर्ट हुक को कहेंगे। क्लियर है फंडा सबका? कोई दिक्कत? चलिए जी आगे बढ़े हम लोग। इसे रब कर रहा हूं, उतार लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आगे, डेट हम बढ़ते हैं किन चीजों के बारे में। इन 1674 साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट का क्या नाम था बेटा जी? 1674 साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। Anton von Leeuwenhoek. He discovered the first time living cell. याद रखिएगा, he discovered first time living cell inside the pond water. सवाल दो है। एक सवाल सीधा, हु डिस्कवर द सेल फर्स्ट टाइम? देन योर आंसर इज रॉबर्ट हुक। और अगर दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए, हु डिस्कवर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, यदि अगर लगा हुआ आ रहा है बेटा जी क्या चीज है? लिविंग सेल, जिंदा, कि किसने सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था? तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये ड्रॉप ऑफ अ वाटर कहां से लिया? तालाब के पानी से लिया, और उस तालाब के पानी को एक स्लाइड पे रख करके उन्होंने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो उसमें उन्हें क्या दिखाई दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल्स। याद रखिएगा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? एनिमलक्यूल्स। एक्चुअली में वो बैक्टीरिया था, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसको कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो था। लेकिन ये बैक्टीरिया नाम या माइकोप्लाज्मा या आप कह सकते हैं कि पीपीएलओ, ये उनके थ्रू नाम नहीं दिया गया था। तो इस चीजों को क्लियर रखिएगा, ठीक है ना? तो हु डिस्कवर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। क्लियर है फंडा? चलिए जी ओके आगे बढ़ते हैं। इन 1678 सेम साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर ह्यूमन स्पर्म सेल, ह्यूमन स्पर्म सेल। अहम सवाल है ये भी कि हु डिस्कवर द ह्यूमन स्पर्म सेल? साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। डेट क्या था? इन 1678। क्लियर है फंडा? चलिए जी एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर कई चीजें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हु वाज द नोन ऑफ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो अक्सर बच्चे यहां पर क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बैक्टीरिया, चूंकि ये जो खोजे थे तालाब के पानी में वो था बैक्टीरिया, तो बच्चे यहां पर क्या कर देते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इन्हें ही बना देते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी
लुइस पास्चर को कहा जाता है। फंडा क्लियर रखिएगा। लुइस पास्चर बाद में आए थे 18th सेंचुरी में, उन्होंने क्या किया था इसमें लुइस पास्चर वाज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उन्हें हम, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें मत मेंशन कीजिएगा कि एंटोन वॉन लीवेनहॉफ वाज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर है? चलिए जी, अब आगे डेट बढ़ते हैं। आगे साइंटिस्ट आए थे हमारे, क्या कहते हैं, अब आगे बीच में ऐसा नहीं कि साइटोलॉजी रुकी रही, बीच में साइटोलॉजी होती रही, लेकिन वो लेवल अभी 9th के लेवल पे हमें नहीं पढ़ना है, वो आगे चल करके हम पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th के लिए आएंगे, 11th रेगुलर में आएंगे, नीट के प्रिपरेशन के लिए देखेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी 9th के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास 9th का चैप्टर देख रहे हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही चैप्टर सेम क्लास 11th में, तो वहां पर अब लेवल अलग होगा। तो अभी हम इस लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बीच के हम साइटोलॉजी को हम स्किप करते हैं और सीधा हम डेट आते हैं 1831 पे। डेट क्या था बेटा जी? इन 1831 साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर न्यूक्लियस। इन्होंने किस चीजों को डिस्कवर किया? डिस्कवर किया बेटा जी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस। अब व्हाट इज न्यूक्लियस? सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कह देते हैं कि इनसाइड एट द सेंटर ऑफ अ सेल अ राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज सेल, सॉरी न्यूक्लियस। तो एट द सेंटर ऑफ अ सेल, ये कहना न्यूक्लियस के लिए जायज नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये सही डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। व्हाई? इस चीज का भी रीजन दे रहा हूं आप लोगों को, क्यों नहीं है, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ अ सेल, ये जो सेंटर ऑफ सेल की बात की जा रही है, ये चीजें गलत साबित हो जाती है। किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। प्लांट सेल में चूंकि वैक्यूल 90% से 95% तक एरिया को कवर करता है, दैट्स व्हाई प्लांट सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। तो सीधा डिफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? इनसाइड द सेल अराउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल विच टू हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। या सिंपल में लिख सकते हैं क्या चीजों के बारे में कि एट इनसाइड द सेल a round spherical like structure is present which contain genetic material DNA is called as nucleus। बाकी हम न्यूक्लियस जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे, इसी में आगे हम सेल ऑर्गेनेलिज पे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम न्यूक्लियस के बारे में मोर डिटेल देखेंगे। तो हु डिस्कवर द न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। डेट क्या था? 1831। 1831 में साइंटिस्ट कौन से आए? रॉबर्ट ब्राउन साहब डिस्कवर किए किस चीजों को? न्यूक्लियस को। क्लियर है फंडा? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डेट 1835, साइंटिस्ट का नाम मैक्स डुजार्डिन, मैक्स डुजार्डिन। मैक्स डुजार्डिन गिव्स द टर्म, एक टर्म दिया इन्होंने किस चीजों के बारे में? गिव्स अ टर्म कॉल्ड एज सार्कोडे, कॉल्ड एज सार्कोडे। क्या कहते हैं इसे हम? गिव्स अ टर्म कॉल्ड एज सार्कोडे, गिव्स अ टर्म कॉल्ड एज सार्कोडे। क्या नाम रखा उन्होंने? सार्कोडे नाम दिया। क्लियर है फंडा? चलिए अब ये सार्कोडे होता क्या है, इस चीजों को अभी डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इन 1839 साइंटिस्ट का नेम क्या था? साइंटिस्ट का नेम था जेई पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे। साइंटिस्ट का नेम क्या था? जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे साहब आए 1839 में, उन्होंने एक टर्म को दिया और उस टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे बेटा जी? प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ
यानी इसको सीधा कर लीजिए कि लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। कई बुक में इसकी डिफिनेशन ऐसे भी दी रहती है किस चीजों के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड और किस चीजों के बारे में, और साइटोप्लाज्म। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक्चुअली में सबसे पहले आए थे कॉर्टी साहब, जब आप हायर स्टडीज में पढ़िएगा 1772 में, ठीक है ना, कॉर्टी साहब आए थे। तो उन्होंने बताया था कि सेल के अंदर कुछ जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, बस इतना ही कह के चले गए। उसके बाद आए 1835 में साइंटिस्ट मैक्स ड्यूजार्डिन साहब, इन्होंने भी क्या कहा कि सेल के अंदर कुछ लिविंग, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, सार्कोडे रखा। बाद में साइंटिस्ट आए 1839 में, साइंटिस्ट का नेम क्या था, जे पुरकिंजे ने बताया कि ये जो जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है एक्चुअली में यह लिविंग भी है लिविंग सब्सटेंस है सेल का। इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन को स्पेसिफाई किया, किन किन चीजों का, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को इन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म कहा। क्लियर, इसे क्या कहा जाता है, बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म क्या कहा जाता है आपका, कि आपका लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल है। क्लियर है, चलिए जी, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े जी। अब आए साइंटिस्ट कौन से, ये प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया किसे कहते हैं, सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है कि हु गिव्स द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, जे पुरकिंजे, डेट 1839। दूसरा सवाल, हु गिव्स द टर्म सार्कोडे, सार्कोडे टर्म किसने दिया था, मैक्स ड्यूजार्डिन साहब, कब, 1835 में। तो डेट बहुत अहम है, डेट याद जरूर रखा कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे अहम सवाल है, उस अहम सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, अहम डेट की तरफ बढ़ते हैं। आए 1838 में साइंटिस्ट आए, कौन से, दो साइंटिस्ट थे। एक तो बेटा जी आपके मैथिस स्लाइडेन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एम स्लाइडेन, और दूसरे थे आपके बेटा जी थियोडर स्वान, टी स्वान। दो साइंटिस्ट। स्लाइडेन जो कि क्या थे आपके, स्लाइडेन वाज अ बॉटेनिस्ट, स्लाइडेन वाज अ बॉटेनिस्ट। बॉटेनिस्ट किसको कहते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि बॉटनी किसको कहते हैं। कहता है स्टडी अबाउट द प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, स्टडी अबाउट द प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी। क्या कहते हैं, स्टडी अबाउट द प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी। एंड द पर्सन विच स्टडी अबाउट द प्लांट, which the person which study botany is called as botanist। प्लांट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, बॉटनी कहलाएगा। और जो पर्सन स्टडी कर रहा हो किस चीजों के बारे में, बॉटनी को, प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहा हो, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, बॉटनिस्ट कहेंगे। तो स्लाइडेन जो थे वो क्या थे आपके, बॉटनिस्ट थे। दूसरे साइंटिस्ट आए कौन से, स्वान, ये एक साल बाद आए थे 1839 में, ये भी याद रखिएगा, खैर इसे भी आगे बताऊंगा इस पे केस क्या थी, ठीक है। थियोडर स्वान, ही वाज अ zoologist, ही वाज अ zoologist। वो क्या थे बेटा जी, zoologist थे। अब zoologist किसको कहते हैं, कहता है स्टडी अबाउट द एनिमल इज कॉल्ड एज zoology, स्टडी अबाउट the animal, study about the animal is called as zoology, ठीक है। और जो पर्सन एनिमल के बारे में स्टडी कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, zoologist कहेंगे। क्लियर है फंडा।
ही परपोज, इन दोनों ने मिलकर के, मतलब स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था बेटा जी? ही परपोज अ सेल थ्योरी, लिखेगा बोथ, ही परपोज proposed the cell theory। सीधा बहुत अहम सवाल पूछा जाता है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडर स्वान। स्लाइडेन वाज अ बॉटनिस्ट एंड स्वान वाज अ zoologist। बोथ ऑफ देम, दोनों ने मिलकर के क्या किया था? प्रपोज किया था सेल थ्योरी को। अब ये ओके, तो सवाल है ये कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी? तो दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्टों को क्रेडिट जाता है। कौन कौन से भैया? एक तो स्लाइडेन और स्वान, बोथ ऑफ देम ही प्रपोज द सेल थ्योरी। अब व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी है क्या? तो पहला, ही सेड, स्लाइडेन सेड टू स्टेटमेंट दैट टाइम, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टुडे we know that as a cell definition. And the second point is, he said, because he was a botanist and he studied about the plant, that's why he said the plant is made up of cell। दो पॉइंट का इन्होंने, क्या पहला पॉइंट क्या था? कि cell is the basic structural and functional unit of life। आज जिसको हम किसके नाम से भी कहते हैं, सेल का डिफिनेशन भी हम बताते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा कि प्लांट इज अ मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। ठीक एक साल बाद 1839 में 1839 में साइंटिस्ट है स्वान साहब, ही वाज अ zoologist। तो ही ऑल्सो सेड कि इन एनिमल सेल, एनिमल के केसेस में सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट इन्होंने भी क्या कहा कि एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। एनिमल जो है वो किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है? सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो इसलिए क्रेडिट दोनों को जाता है, लेकिन डेट जो हम याद रखेंगे वो डेट कौन सा होगा? याद रखिएगा 1838। स्वान वाले डेट को 1839 को भूल जाइए, ठीक है। तो दो सवाल, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? स्लाइडेन एंड स्वान। व्हेन? इन 1838। स्लाइडेन क्या थे बेटा जी? बॉटनिस्ट थे। स्वान क्या थे बेटा जी? जोलॉजिस्ट थे। बॉटनी किसको कहेंगे? स्टडी अबाउट द प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी and the person which study about the plant is called as botanist। ठीक उसी तरीके से स्टडी अबाउट द एनिमल इज कॉल्ड एज zoology, और जो पर्सन उसके बारे में स्टडी कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? zoologist कहेंगे। आगे बढ़े, चलिए जी। अब इस जो स्लाइडेन और स्वान के थ्रू जो प्रपोज किया गया था सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी के अंदर थोड़ी सी ड्रॉबैक रह गई थी। ड्रॉबैक क्या थी? कि सेल ओरिजिन कहां से हुआ, सेल की शुरुआत कहां से हुई, सेल आया कहां से, इन चीजों का ये बता नहीं पाए, जिसको स्लाइडेन और स्वान के थ्रू दिया गया सेल थ्योरी का ड्रॉबैक भी माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे डेट आया, साइंटिस्ट आए 1855 में। साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम था रोडॉल्फ विर्चो। तो लिखिएगा इन 1855 साइंटिस्ट रोडॉल्फ विर्चो। नीचे का मैं छोड़ दे रहा हूं, उतार लिया कीजिएगा। जहां जहां पे आपको लगे कि जल्दी में अगर रब कर दिया हो तो उस स्लाइड का उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसे नोट कर लिया करें। वैसे मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को उतारने के लिए, ठीक है। जो आगे मॉडर्न सेल थ्योरी जिसको कहते हैं, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी कह लीजिए। इन 1855 साइंटिस्ट थे रोडॉल्फ विर्चो, शॉर्ट में लिख रहा हूं आर विर्चो। रोडॉल्फ विर्चो, he proposed the modern cell theory, he modified the cell theory, लिखेगा he modified the cell theory, he modified the cell theory, he said omni cellula e cellula। अहम है, याद रखिएगा क्या कहा इन्होंने? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला।
What is the meaning of a omnicellular e-cellular? Omnicellular e-cellular is a Latin word. ये कैसा वर्ड है बेटा जी? Latin word है, which means every new cells is arise from pre-existing cell. जितनी भी नई कोशिका बनती है, नई सेल अराइज होती है, बनती है, वो कहां से बनती है? पुराने सेल के टूटने से, पुराने सेल के ब्रेकडाउन होने से बनती है। तो Who modified the cell theory? Rudolf Virchow. कब? 1855. What he said? He said omnicellular e-cellular. That means every new cells arise from pre-existing cell. Clear? Okay. Now आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह बड़ा ही अहम है कि सवाल पूछ दिया जाता है अक्सर कि चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी अभी, सेल हिस्ट्री अभी रुकी नहीं रही, आगे बहुत है सेल हिस्ट्री के बारे में। अब याद रखिएगा इन 1940 दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एमनॉल और दूसरे का नाम इरस्का। एमनॉल एंड इरस्का बोथ ही मॉडिफाइड, इन दोनों ने मिलकर के डिस्कवर किया, बनाया था किस चीजों को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो डेट है, ठीक है ना, एमनॉल और इरस्का वाला, इस डेट में कई वेरिएशन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वेरिएशन से हमें कोई मतलब नहीं है, एनसीईआरटी में जो डेट दे रखा है उसे ही आपको मान के चलना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे डेटों में आपके वेरियस बुक में, कभी विकिपीडिया पे कुछ और डेट मिलेगा आपको, और क्या कहते हैं कि अदर पब्लिकेशन की बुक में और कुछ डेट मिलेगा, लेकिन आपको किस डेट को मान के चलना है? एनसीईआरटी इज द फाइनल, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो डेट है, एनसीईआरटी ने जो कह दिया वो लोहे की लकीर है, उसी को आपको मान के चलना है। तो एनसीईआरटी में 1940 दे रखा है, ये भी याद रखिएगा। बाकी कई जगह पे देखेंगे आप तो 1930 भी दे रखा है, विकिपीडिया पे कहीं कहीं पे दे रखा है 1955 भी दे रखा है। तो उस डेटों को आप माने मत रखिएगा, एनसीईआरटी जो कह दिया है वो लोहे की लकीर है, तो एनसीईआरटी को ही मान के चलना है आपको, ठीक है ना, चाहे वो जो भी हो। चलिए, तो 1940 दो साइंटिस्ट थे, एमनॉल और इरस्का, इन्होंने किस चीजों को डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। चलिए जी, अब इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भी हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि हु डिस्कवर द सेल मेम्ब्रेन। अभी पढ़ा देंगे तो उसे बड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा बहुत मिस कर जाएंगे आप। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया, क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड को, सब चीजों को देखेंगे, थैलाक्वाइड को, सारी चीजों की डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कशन जब उस टॉपिक को कर रहे होंगे तो वहीं पर करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, सेल दो टाइप के होते हैं। किसके बेसिस पर रखा गया बेटा जी? सेल साइज के बेसिस पर रखा गया है, याद रखिएगा, हेडिंग डालिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, सेल इज टू टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ cell size, cell is two type. दो तरीके का सेल होता है, क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? नहीं भाई, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डोंट बी कंफ्यूज, इसमें बड़े दिक्कतें आती है लोगों को। एक तरफ लिखिएगा सेल दो तरीके के होते हैं, कौन से बेटा जी? एक आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरी तरफ बेटा जी हेडिंग डालिएगा यूकैरियोटिक और बीच में डिवाइडर डालिएगा। कौन कौन से, किसके बेसिस पर बांटा गया बेटा जी? ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल साइज। सेल दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के, कौन कौन सा? एक तो आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो नाउ सबसे पहले हम इसके बारे में किसके बेसिस पर हमें डिवाइड किया? साइज के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम साइज देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक का साइज क्या होता है।
तो जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक का, साइज इज अबाउट 0 to 10 माइक्रोमीटर। साइज इसकी कितनी होती है? 0 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। यूकैरियोटिक की साइज 10 to 100 माइक्रोन मीटर। याद रखिएगा, कई जगह पर अलग अलग दे रखे हैं। एनसीईआरटी आपको मान के चलना है। फिर मैं कह रहा हूं बार बार कि एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वही है। ठीक है। तो साइज क्या है? प्रोकैरियोटिक की साइज 0 to 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक की साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब हम आगे के डिफरेंस को देखते हैं। ये तो साइज का डिफरेंस है, मतलब प्रोकैरियोटिक काफी छोटा है, यूकैरियोटिक बड़े हैं उससे। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या चीज है कि इन द प्रोकैरियोटिक सेल द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्या चीज है यहां पर? इन प्रोकैरियोटिक in prokaryotic cell a true nucleus is absent। a true nucleus is absent। ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। टिक लगा हुआ है, सही का मतलब क्या चीजें हैं कि उसके अंदर ये चीजें क्या होंगी? प्रेजेंट होगी। अ ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके। अब आगे बात करते हैं। अब क्या चीज है? न्यूक्लियस समझ लिया कि जो सेल के अंदर जेनेटिक कंटेनिंग मटेरियल है, राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होगा इनके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा? वो चीजें प्रेजेंट होगी। ओके। आगे देखते हैं। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा जी? एब्सेंट होता है। किनके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्लियर? चलिए, मतलब एवरी न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से होगा? सिंपल सी बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज इज एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज इज एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी जिस ऑर्गेनेलिज के ऊपर, सेल ऑर्गेनेलिज के ऊपर मेम्ब्रेन होगा, वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगे। ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा बेटा जी? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज is present like mitochondria, chloroplast, nucleus, Golgi body, etc. तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज होंगे वो सबके सब प्रोकैरियोटिक के अंदर, याद रखिएगा, एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। यहां लिखिएगा ओनली वन सेल ऑर्गेनेलिज, एक इकलौता सेल ऑर्गेनेलिज है वही प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होगा
और वो क्या है बेटा जी, ओनली राइबोसोम इज प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ वाई, बिकॉज राइबोसोम डू नॉट कंटेन एनी सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम के ऊपर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, कई सवाल पूछे जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, इनमें से किसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो राइबोसोम एक ऐसा इकलौता सेल ऑर्गेनेलिज है जिसके ऊपर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता, उसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। बाकी के जितने हैं सबके ऊपर झिल्ली होती है, चाहे वो अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज है जो डबल बाउंडेड है। बाकी आप गोल्जी बॉडी देखे, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं वैक्यूल देखे, सब कहीं ना कहीं क्या है, बाउंडेड है मेम्ब्रेन से। राइबोसोम एक इकलौता है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर भी क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। अब राइबोसोम जो प्रेजेंट तो दोनों में, लेकिन फर्क है, दोनों के राइबोसोम में फर्क होगा। क्या फर्क होगा ये देखते हैं। कहता है स्मॉल एंड बाउंडेड राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम इज प्रेजेंट, स्मॉल राइबोसोम इज प्रेजेंट। स्मॉल राइबोसोम का क्या मतलब है, यानी इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो 70S राइबोसोम होगा। हम आगे जब राइबोसोम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पर देखेंगे कि ये 70S क्या है, 80S क्या है। राइबोसोम दो तरीके के, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। एस क्या है यहाँ पर, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कह लीजिए या स्वेडबर्ग यूनिट कह लीजिए। तो यहाँ पर जो राइबोसोम होगा वो स्मॉल राइबोसोम होगा। साथ ही साथ वो राइबोसोम, ये भी याद रखिएगा कि वो राइबोसोम बाउंडेड भी होगा, ठीक है। यहां यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो कैसे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, लार्ज राइबोसोम होंगे। लार्ज राइबोसोम इज प्रेजेंट, कैसा राइबोसोम, 80S। और वो कैसा होगा ये भी याद रखिएगा, वो होगा बेटा जी फ्री होगा। फ्री का मतलब मुफ्त का नहीं, मतलब देखेंगे आगे जब हम राइबोसोम पढ़ रहे होंगे कि बाउंडेड राइबोसोम किसको कहते हैं। डोंट बी पैनिक कि 70S राइबोसोम कैसा है, 80S राइबोसोम कैसा है, बाउंडेड क्या होता है और फ्री क्या होता है। जब हम राइबोसोम टॉपिक पढ़ रहेंगे तो वहां पर अपने आप आपको क्लियर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं ज्यादा। या बस इतना याद रखिएगा कि स्मॉल राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है, लार्ज राइबोसोम होता है। चलिए जी आगे बढ़े, आगे देखते हैं आगे डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। देखते हैं भाई, कहता है कि यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो होगा, डीएनए इज सर्कुलर एंड साथ ही साथ नैकेड भी होगा, ये भी याद रखिएगा। डीएनए इज सर्कुलर एंड नैकेड। डीएनए यहां इसका कैसा होगा, डीएनए इज लीनियर, डीएनए लीनियर होगा एंड बाउंडेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। बाउंडेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए कैसा, सर्कुलर डीएनए, नैकेड, इसके ऊपर किसी भी चीज की बाउंड्री नहीं होगी। डीएनए कैसा होगा, इसका लीनियर डीएनए होगा और बाउंडेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। अभी पैनिक मत होइए कि नैकेड डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर कैसा होता है, लीनियर कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर डीएनए के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। ओके, अभी हम बस डिफरेंस लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है भाई कि इसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे कितने क्रोमोसोम होंगे? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। यहां क्या होंगे बेटा जी? मेनी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर? इतना काफी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में। यानी यहां पर सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में क्या होगा? मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा। ठीक है, तो इतनी डिफरेंस काफी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम किन चीजों की तरफ कि अब जो सेल नंबर पे अब हमने देख लिया यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज। अब हम डिस्कशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। द ऑर्गेनिज्म इज टू टाइप, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या किया गया? अब आगे देखते हैं क्या चीजें कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ किस चीजों पे बेटा जी? ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, organism is two type। सेल नंबर के बेसिस पर, याद रखिएगा सेल जो थे वो और किसके बेसिस पर था? साइज के बेसिस पर दो तरीके के सेल थे, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। नाउ हियर ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर ऑर्गेनिज्म इज टू टाइप। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? कहता है द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सब कैसे होंगे बेटा जी? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे। रिटेन डाउन, the organism which is made up of single cell or only one cell is called as unicellular organism। Example, amoeba, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। क्लियर है? कहता है वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से, इकलौता वाहिद अकेला सेल से मिलकर के बना हुआ हो, और वैसे सेल को हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर है फंडा? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? कहता है द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कहता है द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? मल्टी। द वर्ड मल्टी विच इज मीन मोर देन वन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हो। लिखिएगा, द ऑर्गेनिज्म which is made up of more than one cell is called as multicellular organism।
क्लियर है फंडा? एग्जाम्पल ह्यूमन, हम खुद इसके क्या है कि एग्जाम्पल है। कहता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल में ह्यूमन है, ठीक है, डॉग है, कैट है, ये सब जितने भी हैं, ये सब जो आते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। क्लियर है फंडा? तो चलिए, तो सवाल सीधा कि द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कहता है द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर है फंडा? चलिए जी, तो दो टॉपिक हमने क्लियर किया यहाँ पर। क्या क्या चीजें कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज के बेसिस पर क्या किया गया है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। सवाल ये है कि सेल कितने टाइप के होते हैं। सवाल सीधा ये आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अ सेल? टू टाइप, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सवाल ये पूछा जाए कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है फंडा? तो डोंट बी कंफ्यूज उसमें कि सेल जो है वो दो तरीके के, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर। सेल दो तरीके के हैं बट वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। किसके बेसिस पर रखा गया उसे रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज। ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर। चलिए जी, अब आगे हम बात करते हैं किन चीजों पे। कहता है इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज, हर जगह आपको यूज किया जाएगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो इससे बड़े सवाल रहते हैं, तो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सेल से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। सेल चैप्टर में ही पूछे जाते हैं सवाल कि व्हेन अ सेल इज डिसॉल्व इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन, व्हेन अ सेल इज डिसॉल्व इनटू द आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन। तो इस तरीके के कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे लिखिएगा कि टॉपिक डालिएगा हेडिंग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ओके, तो अब आगे हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, क्या चीजें? डिफ्यूजन। और अभी डिफ्यूजन को पहले समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? कहता है डिफ्यूजन, बहुत जगह इसका यूज करेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो इसलिए डिफ्यूजन को अच्छे से कायदे से समझिए। क्या कहता है? कहता है कि लिक्विड पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या कहता है कि when the liquid particles and gaseous particles are moved from the higher concentration to lower concentration is called as diffusion। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि ये डिफ्यूजन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप ये समझे, ये जो मार्कर आप इसे समझे कि परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है। आप क्या समझे? ये परफ्यूम की बॉटल है। कौन सा परफ्यूम चल रहा है आजकल ज्यादा जी? फॉग। चलो भाई फॉग ही मान लेते हैं कि ये फॉग की बॉटल है। तो इसके अंदर क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ परफ्यूम क्या है? हाई है। आउटर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो ऐसी स्टेजेस में, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मूवमेंट होगा किस चीजों का? गैसेस के पार्टिकल्स का फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? इस परफ्यूम की बॉटल के अंदर। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है? एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब वो क्या होगा? स्प्रेडेबल होगा। तो वहां क्या होगा? हायर रीजन टू लोअर रीजन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सवाल पूछा भी जाता है कि स्प्रेडिंग ऑफ अ परफ्यूम स्मेल इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो किसका एग्जाम्पल होगा बेटा जी? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होगा। तो डिफ्यूजन में क्या कहता है कि लिक्विड्स और गैस के, इन दोनों के, गैसेस के भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या सिर्फ गैस का भी रख लीजिए। तो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट होना फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ठीक है ना। कहां से? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप ये समझें कि इधर ये एक मीडियम ए है और एक मीडियम बी है। तो क्या होगा कि मीडियम ई में अगर हम बात करें कि 500 किसी चीज का मॉलिक्यूल्स है और लोअर मीडियम में क्या है बेटा जी? 450 का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है।
ए मीडियम में कितना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डिफ्यूजन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ, याद रखिएगा मूवमेंट इसमें हो रहा है किस चीजों का, लिक्विड पार्टिकल्स का और गैस के पार्टिकल्स का, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। कहां से बेटा जी, हाई टू लो। हर हमेशा याद रखिएगा कभी भी लो टू हाई मूवमेंट नहीं होगा। लो टू हाई मूवमेंट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्रेशर देना पड़ेगा, खुद ब खुद नहीं होगा वो चीजें। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया जाए कि इधर मीडियम ए है, इस मीडियम ए के अंदर 500 किसी चीज का मॉलिक्यूल्स है, मीडियम बी में 450 मॉलिक्यूल्स है। तो अब क्या होगा, देखा जाए तो जो मूवमेंट होगा कहां से कहां होगा, बी टू ए, अरे नहीं भाई बी टू ए नहीं होगा, क्या कहा गया है, फ्रॉम हायर टू लोअर, हाई टू लो, हमेशा ध्यान रखा कीजिए क्या चीज है, मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई टू लो। तो हाई किधर है, मीडियम ए में, मीडियम बी में क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो मीडियम ए से मूवमेंट होगा किस चीजों का, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल्स हो चाहे वो गैसेस के पार्टिकल्स हो, मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो मूव होगा। हाई टू लो कहां मूव होगा, हाई किधर है, ए मीडियम में, 500 इधर है, इधर कितना है 450। तो ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, व्हेन द concentration level is in a both medium is not equal, जब तक दोनों मीडियम में कंसंट्रेशन लेवल बराबर नहीं होता है तब तक क्या होता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा। तो मतलब इधर से क्या होगा कि 25 मतलब 475 यहां और 475 यहां, जब तक लिक्विड के पार्टिकल्स या गैसेस के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लेवल बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, मूवमेंट होता रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो सवाल पूछा जाता है कि मूवमेंट ऑफ क्या कहते हैं कि आपका परफ्यूम स्मेल, स्प्रेडिंग ऑफ अ परफ्यूम स्मेल इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल होगा बेटा जी, डिफ्यूजन का एग्जांपल होगा। क्लियर है एवरीवन, चलिए जी अब आगे हम देखते हैं बेटा जी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, कहता है कि मूवमेंट ऑफ ओनली लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको कहेंगे बेटा जी, ओनली लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ किस चीजों का हो रहा है बेटा जी, लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, मूव कर रहे हैं ये कहां से, हाई टू लो कंसंट्रेशन। याद रखिएगा इसमें अहम है क्या चीजें, थ्रो बाय द सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। डिफरेंट है, ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन से डिफरेंट है। ऑस्मोसिस क्या है भाई, ऑस्मोसिस जो है देखिएगा डिफ्यूजन में हमने क्या लिखा था, लिक्विड और गैस दोनों के पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर ओनली लिक्विड पार्टिकल्स मूवमेंट, यहां भी फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन थ्रू बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यू मस्ट बी एडेड, बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो बेटा जी अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन छोड़ देंगे तो वो डिफ्यूजन ही हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आपको ऐड करना पड़ेगा क्या चीजें, कि ओनली लिक्विड पार्टिकल्स मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू बाय द, you must be added, semi permeable membrane is called as osmosis। क्लियर है। अब ऑस्मोसिस जो है बेटा जी वो दो तरीके के, ऑस्मोसिस क्या है, दो तरीके के, एक होता है आपका बेटा जी इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा होता है बेटा जी एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस किसे कहेंगे भाई साहब, इंडो नाम से ही पता चल रहा है, कहता है कि व्हेन द लिक्विड पार्टिकल्स इज कम आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडो ऑस्मोसिस। लिखते जाइएगा भाई साहब क्या, कि व्हेन द
लिक्विड पार्टिकल्स, यानी अगर H2O, लिक्विड पार्टिकल्स में H2O, दूध, दही, मतलब जो भी लिक्विड है वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर एंडो से साफ पता चलता है, इंडो का क्या मतलब है, इनसाइड। तो यदि क्या हो रहा है भाई साहब कि बाहर की दुनिया से लिक्विड पार्टिकल्स कहां आ रहे हैं, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर अगर आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है ना। अगर यही चीजें क्या हो रही है कि व्हेन द लिक्विड पार्टिकल्स इज कम आउट फ्रॉम द सेल, यदि कोशिका से, सेल से बाहर कोई चीजें, लिक्विड पार्टिकल्स निकल करके जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सो। क्या चीज है, एक्सो। एक्सो का मतलब ही क्या होता है, आउटसाइड। तो व्हेन द लिक्विड पार्टिकल्स इज कम आउट फ्रॉम द सेल, बाहर निकलता है सेल से, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर है फंडा। चलिए जी, अब आगे हम बात करते हैं, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन इज 3 टाइप। लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन इज 3 टाइप। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, ऑस्मोसिस के बेसिस पर, ऑस्मोसिस के बेसिस पर क्या किया गया बेटा जी, 3 तरीकों से बांटा गया। कौन कौन सा, एक आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आपका बेटा जी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन कौन से, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। सबसे पहले हम हाइपोटोनिक समझते हैं कि होता क्या हाइपोटोनिक। सवाल इससे बहुत बार पूछे जाते हैं कि व्हेन अ सेल डिसॉल्व इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन, व्हेन अ सेल डिसॉल्व इनटू आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन। तो हाइपोटोनिक समझते हैं क्या होता है। कहता है कि व्हेन द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन is high as compared to inside the cell solution, that type of a solution is called as hypotonic solution। क्या कह रहा है कि अगर बाहरी दुनिया सेल, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने किसी सेल को डुबाया, सेल को रखा, फॉर एग्जांपल कि ये एक आरबीसी सेल है। क्या है बेटा जी, एक आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल सेल है। इस रेड ब्लड कैप्सूल सेल को हम क्या करते हैं कि किसी सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा। सवाल पूछा जाता है कि व्हेन आरबीसी सेल डिसॉल्व इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन। तो सबसे पहले समझिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। कहता है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन, जो बाहरी दुनिया की कंसंट्रेशन है, सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज हाई, देन द सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। किसके कंसंट्रेशन के, बाहर के सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन के। तो नेचर, प्रकृति क्या कहता है, कहता ये है कि क्या कहता है कि व्हेन द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन, मतलब बाहर का जो कंसंट्रेशन है ये वाला बेटा जी, इज हाई, ज्यादा है, एज कंपेयर टू लोअर इनसाइड द सेल। तो ऐसी स्टेजेस में क्या होगी, नेचर क्या कहता है, नेचर कहता है कि मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो जिस सॉल्यूशन में डाले हैं वो सॉल्यूशन क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, और लोअर की तरफ बेटा सेल के अंदर, बाहर क्या है, हायर। तो ऐसी स्टेजेस में क्या होगा, व्हेन, अब सवाल, तो जो सेल है इसके अंदर वो सेल क्या होगा, स्वेल अप करेगा। तो दो चीजें क्लियर कि सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज हाई देन द सेल, दैट टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि व्हेन अ सेल डिसॉल्व इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा भाई, सेल विल बी स्वेल अप। तो ऐसे स्टेजेस में क्या होगा बेटा जी, होगा ये कि सेल जो है वो सेल क्या करेगा, स्वेल अप कर जाएगा। अब जाहिर सी बात है, बलून के अंदर हवा को भरोगे तो बलून का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही चीजें यहां पर हो रही है कि बाहर की दुनिया से सेल के अंदर क्या हो रहा है,
कंसंट्रेशन भर रहा है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होगा तो गेन ही करेगा ना साइज को, तो सेल विल बी स्वेल अप। दूसरा कहता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो यहां पर लिख लीजिएगा सेल विल बी स्वेल अप। ठीक है। दूसरा कहता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो समझिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। कहता है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज लो देन द सेल, लिखिएगा इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज लो देन द सेल, जो बाहर के दुनिया का बेटा जी ये कंसंट्रेशन है ना, ये कम है सेल के कंसंट्रेशन से, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे स्टेजेस में क्या होगा कि सेल के अंदर से, चूंकि कंसंट्रेशन ज्यादा किधर है, प्रकृति क्या कहता है, नेचर क्या कहता है कि जिधर ज्यादा होगा मतलब मूवमेंट होगा ऑलवेज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन बेटा जी किधर है, सेल के अंदर, बाहर क्या है कम, तो सेल से जब पानी निकलेगा, सेल से कंसंट्रेशन मूवमेंट करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। तो थ्रू बाय द एक्सो ऑस्मोसिस क्या होगा, सेल से बाहर आएगा लिक्विड पार्टिकल्स, तो जब सेल से अगर बाहर कोई चीज निकलेगा तो सेल का साइज क्या होगी, सेल विल बी श्रिंक, तो सेल की साइज क्या हो जाएगी बेटा जी, सेल विल बी श्रिंक। तो लिख लीजिएगा हेडिंग यहां पर, सेल विल बी श्रिंक। तो सवाल कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज लोअर देन द सेल, दिस टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमेशा सवाल आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, तो याद रखिएगा। दूसरा सवाल कि इफ द सेल डिसॉल्व इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन, सेल विल बी श्रिंक। क्लियर है फंडा। अब आते हैं भाई किस चीजों पर, अच्छा एक सवाल यहां पर और पूछा जाता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा ऑस्मोसिस होगा, तो याद रखिएगा यहां बाहर से सेल के अंदर में जा रहा है, तो यदि हमने क्या कहा था कि सेल के अंदर अगर लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, मतलब आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडो ऑस्मोसिस, और अगर बाहर निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। चलिए जी लास्ट टॉपिक देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब ही होता है बेटा जी बराबर, इक्वल, तो कहता है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द सेल कंसंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा। अब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर फोर्स इक्वल होता है तो वर्क क्या होता है बेटा जी, जीरो, काम कुछ नहीं होता है, बराबर होता है। तो वही चीजें यहां पर है कि सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन सेल के बाहर है, तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा, ना ही बाहरी दुनिया से सेल के अंदर लिक्विड जाएगा और ना ही सेल के अंदर से बाहरी दुनिया में आएगा, तो सेल विल बी नो चेंज। तो इसके सेल के शेप में क्या होगा, नो चेंजेस, नो चेंजेस। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द सेल मीडियम कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सवाल पूछा जाएगा कि व्हेन अ सेल डिसॉल्व इनटू आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन, नो चेंजेस। क्लियर। चलिए जी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगले टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे किसको भाई, लेक्चर 2 में, ये आपका लेक्चर फर्स्ट था, लेक्चर सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलिज। तो सेल ऑर्गेनेलिज में आप पढ़ के आइएगा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के आइएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ के आइएगा, गोल्जी बॉडी, इन सब के बारे में पढ़ के आइएगा, तो आगे और मजा आएगा पढ़ने में।